प्यारे साथियों 25 फरवरी और विज्ञान का पेपर, और हमारा जो डर है ना वही इसी बात का है कि भैया जी विज्ञान में कैसे भी करके बस 90 प्लस दिला दीजिए, या तो भैया जी इतने दिला दीजिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माता पिता हैं, जब मेरे विज्ञान में मार्क्स देखें तो उनको ये ना लगे कि हमने तैयारी नहीं की थी। हमें भैया अपने माता पिता का बस नाम रोशन करना है। प्यारे साथी अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि विज्ञान में डर लग रहा है कैसा पेपर आएगा, तो प्यारे साथी आपके हितेश भैया ने आज के इस क्लास में आपका पूरा डर समाप्त करने की कोशिश कर चुके हैं। बस इस क्लास को मेरे प्यारे साथी आप पूरा स्टार्टिंग से लगाकर एकदम एंड तक देखना, ताकि जो भी डर आपको साइंस को लेकर के है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पेपर में 25 फरवरी वाले दिन, किस टाइप से हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, सारा डाउट आज की इस क्लास में खत्म हो जाएगा। बस स्टार्टिंग से लगाकर प्यारे साथी एकदम लास्ट तक वीडियो को देख लेना। गारंटी है आपके हितेश भैया की कि क्वेश्चन पेपर आपको पूरा का पूरा नॉलेज साइंस पेपर का ये दे देगी। आया समझ में? तो यार देखो, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो हमारा टोटल 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। हमको इस 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर करके आना है। इस बात को अपने माइंड में फिट कर लेना, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं तो 70 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर हमारे एग्जाम में आएगा, है ना। कैसे हमको कितने नंबर लाने हैं वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। आप लोग इस कोड को जरूर नोट कर लेना प्यारे साथी। देखना इसी तरीके से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर, इसी तरीके का पेपर आपके बोर्ड में आएगा, और यहां से क्वेश्चन जो फंसेंगे ना डायरेक्ट आपके बोर्ड में फंसेंगे। तो क्लास अगर जिसने एकदम लास्ट तक देखी ना उसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो बैठ जाना एकदम आराम से, कहीं पर भी देख रहे हो रजाई के अंदर, कहीं पर भी अच्छे से बस क्लास को देखना एकदम, और लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाली है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करूंगा साइंस के, तो उसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वह हमारे OMR सीट में करने वाले क्वेश्चन होंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पी वाले होंगे, और इनको प्यारे साथी OMR सीट में आपको आंसर इनका देना होगा। टोटल ये क्वेश्चन कितने आएंगे मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे, वह आपके 50 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे भैया जी? 50 नंबर के होंगे, है ना। जिसको नहीं पता जान लो, 50 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमारे सारे के सारे वर्णनात्मक क्वेश्चंस आएंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस, है ना। जहां मेरे न्यूमेरिकल्स आएंगे, डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, अंतर वाले क्वेश्चन आएंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी, ठीक है, टिप्पणी वाले क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके लिखने वाले होंगे ना वह आपके 50 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस इस पेपर के दिखाता हूं। आप एक एक क्वेश्चंस अगर आप नोट कर लेते हो उस क्वेश्चन पेपर के, तो प्यारे साथी मेरी गारंटी है कि आपको 2026 के विज्ञान के पेपर में आपको भैया 85 नंबर से, मतलब 85 ज़्यादा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। चलो देखते हैं और बात करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पेपर में भैया जी जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे वह कितने आएंगे, तो देखिए टोटल यार आपके क्वेश्चंस मैं बार बार बताता हूं, फिर से जान लो। जो नए छात्र हैं भाई वह क्लास को लाइक कर दें, अपने हितेश भैया को मोटिवेट कर दें, क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो भाई सब्सक्राइब कर लेना। आपके हितेश भैया आपको हर सब्जेक्ट में बेहतर अंक दिला करके रहेंगे, बस आप क्लास के साथ जुड़े रहना, ठीक है। देखो यार बहुविकल्पी क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो यार यहाँ से आपके 20 पूछे जाते हैं टोटल, है ना। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, और अगर मैं 20 पे 20 नंबर लाना चाहता हूं ना तो मुझे सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के मुझे जानने होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे उपखंड का को, जहां आपको पेपर में अधिकतर पेपर में आपको केमिस्ट्री ही देखने को मिलेगी, है ना। तो यहां पर प्यारे साथी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस, है ना। और आपको भी पेपर में सबसे पहले केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। केमिस्ट्री के प्यारे साथी टोटल क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे, लगभग क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन होंगे, है ना। और वह 6 क्वेश्चन किस किस तरीके के आएंगे मैं आपको इसी क्लास के अंदर बता देता हूं, ठीक है। चलो नोट करो, पहला क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, कि निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन से विलयन लाल हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है, ठीक है। मेथिल में क्या मिलाने पर? ऑरेंज का विलयन, ठीक है। ऑरेंज का जो विलयन होता है ना, जब हम लोग उसमें मिलाते हैं तो ऐसा कौन सा विलयन होता है जो लाल हो जाता है, ठीक है। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जली H2SO4, ठीक है। जब हम लोग मेथिल में ऑरेंज मिलाते हैं तो हमारा जो विलयन होता है वह रेड कलर का लाल हो जाता है, और वह कौन सा विलयन है? तो भैया जी वह हमारा H2SO4
हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पहले क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम। देखो इस क्वेश्चन को ना वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके, है ना, और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एकदम रट के चले जाना। ठीक है, देखो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है, वह हर साल आता है। ठीक है, अगर मैं रासायनिक नाम की बात करता हूं तो देखिए रासायनिक नाम तो इसका होता है सोडियम कार्बोनेट, है ना, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट नाम होता है इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कभी कभी नाम नहीं देगा, आपसे रासायनिक सूत्र दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप Na2CO3 को करोगे सही। अगर रासायनिक नाम देता है तो आप सोडियम कार्बोनेट ही सही करेंगे, लेकिन रासायनिक नाम की जगह अगर Na2CO3 दे देता है तो आप उसको भी सही करके आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन नोट करो कि प्रोपेन में क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो देखो यार, प्रोपेन की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात, प्रोपेन की, तो यहां पर यार एक चीज देखो, प्रोपेन में क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं प्रोपेन में क्रियात्मक समूह हमारा कौन सा है भैया जी। ठीक है, तो यार यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये जो हमारा दे रखा है कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड, ठीक है, और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, तो प्यारे साथी ये जो होता है कीटोन समूह का होता है। किससे, कीटोन समूह। और कीटोन समूह में आप सभी जानते हो कि हमारा यही वाला जो होता है समूह होता है। ठीक है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कीटोन में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, तो कीटोन में जो हमारा प्रक्रियात्मक समूह होता है प्यारे साथी, वह हमारा ये होता है। ठीक है, तो कीटोन में क्रियात्मक समूह है। ठीक है, कीटोन में क्रियात्मक समूह है या फिर प्रोपेन में क्रियात्मक समूह है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन नोट करिए कि एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है प्यारे साथी। इसी तरीके के क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एसिटेल्डिहाइड की बात की गई है, एक हमारे पास एल्डिहाइड की बात की गई है। हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन आया है वो हमारा एल्डिहाइड समूह से आया है। और अगर मैं एल्डिहाइड समूह की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि एल्डिहाइड में हमारा एल समूह होता है। कौन सा समूह होता है, एल समूह। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एथेनल, ठीक है, एथेनल, ठीक है, मेथेनल, ठीक है, मेथेनल, ऐसे करके चीज़ें आपको लास्ट में एल एल करके देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर नॉल आ रहा है, ठीक है, ईन आ रहा है, इयाइन आ रहा है, पर ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इथेनल आ रहा है। हालांकि इथेनल नहीं होता है, एथे होता है, तो ई की जगह आप लोग ए कर लेंगे, है ना। अब ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, तो बी वाले ऑप्शन का हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एसिटेल्डिहाइड का जो IUPAC नेम होने वाला है वो हमारा एथेनल होने वाला है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके। 5वां क्वेश्चन नोट करो कि क्लोरीन के अणु में आबंध कौन सा पाया जाता है। तो देखिए क्लोरीन के अणु में सह संयोजक आबंध पाया जाता है। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, फिर मैं आपको टिक लगवाता हूं फिलहाल। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, आयनिक आबंध, ठीक है, एक सह संयोजी आबंध, एक द्विसह संयोजी आबंध और एक त्रिसह संयोजी आबंध। मतलब ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इसमें से देखिए 4 में से आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही कर लेंगे, यानी एक सह संयोजी आबंध आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमसे एक IUPAC नाम पूछ रहा है। ठीक है, और देखो इसी तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे जहाँ पर आपको IUPAC नाम पूछेगा, आपसे कहेगा कि बताइए इसका IUPAC नाम क्या होता है। ठीक है, आपसे कह देगा क्वेश्चन में बताइए इसमें से कितने आबंध जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो लास्ट में OH हमारा जो समूह है वह जुड़ा है, और जहाँ पर आपका OH समूह होता है वहाँ हमारा एल्कोहल होता है। क्या होता है भैया जी, एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल। तो राइट आंसर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि भैया जी जो हमारा OH समूह होता है ये हमारा एल्कोहल को प्रदर्शित करता है, और एल्कोहल जितने भी होते हैं उसके लास्ट में क्या आता है, ऑल आता है। ऑल मतलब एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से हमारा ऑल आ रहा है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से किया होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन नोट करिए सभी छात्र। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है
मेरे प्यारे साथी जितने भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं उनसे मैं यह कहना चाहूँगा कि आप जितने भी क्वेश्चंस नोट करते हैं उनको भाई एक बार तैयार करने के बाद उनकी नोट्स बना लें, इनको कहीं ना कहीं नोट कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पेपर में आएंगे, है ना। तो निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन है? देखो यार, अगर मैं असंतृप्त की बात करता हूं तो देखो, जहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां पर हमारा असंतृप्त यौगिक होता है। लेकिन यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन में ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, कार्बन और कार्बन के बीच में अबंध आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो डायरेक्ट आंसर आप लगा लेंगे कि असंतृप्त यौगिक हमारा यहाँ पर क्या होगा? C2H2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्बन को मैंने डबल ले लिया, हाइड्रोजन यहाँ पर डबल हो गए, एक यहाँ हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ हाइड्रोजन हो गया। अब इस कार्बन के 2 कक्ष खाली हैं तो ये से अबंध बनाएगा, और यही कार्बन इसके आपस में 2 कक्ष खाली थे तो दोनों के दोनों आपस में डबल बॉन्ड में जुड़ जाएंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में भैया जी डबल बॉन्ड है, और इससे मैं यह कह सकता हूं कि यह हमारा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही करेंगे। चलिए, यहां तक कि जितने लोगों ने क्वेश्चंस को देखा, समझा, अच्छे से समझा, उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि केमिस्ट्री आपकी हो चुकी है समाप्त। अगर आपने केमिस्ट्री को अच्छे से समझा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि किस किस टाइप के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अपने उपखंड खा को समाप्त करेंगे, है ना। यहां पर हम लोग सारे बायो के क्वेश्चन देखेंगे, वह क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चंस आपके पेपर 2026 25 फरवरी को डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, चलो पहला क्वेश्चन नोट करो। बायो का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पेपर का 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिए, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन नोट करिए भैया जी, जो हमारा पित्त रस होता है ये किसका संश्लेषण करता है, फिर इसका संश्लेषण होता है? तो पित्त रस का संश्लेषण होता है, कहाँ से होता है? पित्ताशय में होता है कि यकृत में होता है कि अग्नाशय में कि आमाशय में? चलिए भैया, इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही कर लीजिए, यकृत में। यकृत वाला आंसर आप लोग बिल्कुल सही करके, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं भाई, यकृत में आप बिल्कुल सही टिक लगा करके आएंगे। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रक्रिया होती है केवल जंतुओं में पाई जाती है? तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जो केवल जंतुओं में पाई जाती है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो ऑप्शन के अनुसार अगर मैं बात करता हूं तो हार्मोनी नियंत्रण और आपका एड्रीनलेन, ठीक है, एड्रीनलेन लिखा है यहाँ पर, ठीक है, एड्रीनलेन, ठीक है। एक मिनट सर्वेश भाई, देखियो ऑप्शन सही है क्या? देखियो जरा, एड्रीनलेन सही है, एड्रीनलेन, ओके। तो फिलहाल ये आपका ऑप्शन सही है, एड्रीनलेन, ये ऑप्शन सही है भाई, इसको आप गलत मत कहना। इंसुलिन दे रखा है, ऑक्सीटोन दे रखा है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन दे रखा है। तो देखो यार, 4 ऑप्शन में से अगर मैं अपने सही आंसर की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर आपका हार्मोनी नियंत्रण, इसको आप पेपर में सही करके आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मादा लिंग हार्मोन क्या, मादा लिंग हार्मोन जो होता है वह कहलाता है? तो वह आपका एंड्रोजन कहलाता है कि इंसुलिन कहलाता है कि एस्ट्रोजन कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं? देखो, अगर आपके हितेश भैया से पूछोगे ना तो आपके हितेश भैया डायरेक्ट बता देंगे कि मादा लिंग हार्मोन जो होता है इसमें से आपका, वह आपका एस्ट्रोजन कहलाता है, क्योंकि हमको पता है। ठीक है, और जो आपका पुरुष लिंग हार्मोन होता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कि हम लोगों में पाए जाते हैं, और जितनी भी मादाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें एस्ट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग मटर के लंबे पौधे, हम लोग क्या करते हैं कि मटर के लंबे पौधे ले लेते हैं और हम लोग मटर के छोटे छोटे पौधे ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, खेत में गए, खेत में जाने के बाद मटर के लंबे लंबे पौधे ले आए और मटर के छोटे छोटे पौधे ले आए और उनके बीच में करा दिया क्रॉस, उनके बीच में करा दिया क्रॉस। तो इससे क्रॉस कराने पर जितने भी
हमारे जो नए पौधे उनसे जो जन्म लेकर के नए पौधे आएंगे प्रथम पीढ़ी में, प्रथम संतानें जो उसकी बनेंगी, उन दोनों का आपस में क्रॉस कराने पर इन दोनों से निर्मित जो नई संतानें उत्पन्न होंगी, निर्मित होंगी, संतति में आएंगी, वह जो नई संतानें होंगी मेरे प्यारे साथी वह कैसी होंगी? सभी की सभी लंबी होंगी। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चंस दिखाता हूँ। तो जितने भी साथियों ने यहाँ तक की क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ भाई, क्योंकि अगर आप बेहतर नंबर लाना चाहते हो, अगर आप अपने भी पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहते हो, अगर आप 90 से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो, तो यार आपके लिए ना हमने और हमारी टीम ने मिलकर के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए तैयार की है। अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उपखंड गा के बारे में बात करेंगे। अगर मैं उपखंड गा की बात करता हूं, आप ध्यान से समझना कि यहां पर भैया फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर में, वो किस किस टाइप के आते हैं, कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ अपने फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वह क्वेश्चंस जो फिजिक्स के अब तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यार ये पहला 40 नंबर क्वेश्चन देखो, और हमारा ये फिजिक्स के क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर, है ना, कोई हमारे पास वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु को हम लोग दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनाए, उसका प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो ये जो दर्पण है ये आपका दर्पण होगा। ये कौन सा दर्पण होगा, ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण होगा, और साथ ही कह रहा है कि किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो ये दर्पण कैसा होगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग कोई हमारे पास वस्तु है, ठीक है, जिसको हम लोग दर्पण के सामने रखते हैं, निकट रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है ना। तो दूर रखने पर उल्टा बनेगा, तो उस प्रकार से ये हमारा दर्पण कौन सा हुआ। हमने जब इसको दर्पण से दूर रखा तो प्रतिबिंब उल्टा बनने लगा, तो बता देना है कि ये हमारा कौन सा दर्पण है। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, इसका बिल्कुल सही आंसर लगाइएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए आगे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करने वाले हैं प्यारे साथी। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा जो प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। जब हम लोग उत्तल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का जब हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं ना, जब कोई प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के द्वारा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह कंडीशन कैसी होगी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो वस्तु का वास्तविक बने प्रतिबिंब, वस्तु द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बने, वस्तु द्वारा प्रतिबिंब उल्टा बने, और साथ ही साथ वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बड़ा बने, वस्तु से बड़ा बने। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को वस्तु को रखना कहाँ पर होगा। वस्तु से वास्तविक बनना चाहिए, वस्तु से उल्टा बनना चाहिए, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनना चाहिए। हमारा जो लेंस है वह उत्तल लेंस होना चाहिए, लेकिन वस्तु को रखना कहाँ पर चाहिए। तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए बताइए भैया जी। हमको वस्तु को रखना चाहिए भैया जी सी नंबर पर, यानी लेंस से F तथा 2F के बीच में हमको वस्तु को रखना चाहिए। इसको आप बेहद अच्छे से नोट कर लें, और पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आना है, ठीक है। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कृपा कीजिएगा भैया, कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस से दोनों की फोकस दूरियां माइनस की 25 सेंटीमीटर हैं। मतलब किसी गोली दर्पण से और किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां, कोई हमारे पास गोली दर्पण है और कोई हमारे पास पतला गोली लेंस है। कह रहा कि दोनों की जो फोकस दूरियां हैं वह आपकी माइनस का 25 सेंटीमीटर है ना। तो दर्पण और लेंस संभावता कैसे होंगे, तो दोनों के दोनों अवतल होंगे हमारे हिसाब से, है ना। कैसे होंगे भाई, दोनों के दोनों अवतल होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कर लो, ठीक है। ऐसे अगर मैं 17 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, कह रहा है कि एक दर्पण, एक प्रकाश किरण, एक हमारे पास कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, एक प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। जैसे कोई हमारे पास एक अवतल दर्पण मान लो है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी से, ठीक है, सी से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कैसा होगा, कितना होगा, ठीक है। तो देखो यार, इस तरीके से कोई प्रकाश किरण आती है ना,
तो बता रहा है उसका परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण का मान पूछा जा रहा है कितना होगा, तो वह 0 डिग्री होगा। वह कैसा होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर जो भी प्रकाश किरण आएगी वो 0 डिग्री का कोण बनाते हुए कह सकता हूँ निकल जाएगी। ठीक है, तो 0 डिग्री यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल 17 नंबर क्वेश्चन तक हमारे सारे प्रश्न हो चुके हैं समाप्त प्यारे साथी। अब मैं आपको ले चलता हूं आगे 18, 19 और 20 क्वेश्चंस की ओर, है ना। फिर हम लोग यहां पर इसी क्वेश्चन पेपर में 50 नंबर वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्लास अगर आप पूरी देख लेंगे तो साइंस का क्वेश्चन पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे साथी आपसे बात करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 के बारे में, जहाँ हमारे फिजिक्स के ये क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन समझ लिए इस क्लास के अंदर, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में आपका पूरा डर समाप्त कर देगी ये क्लास। ठीक है, चलो भाई 18 नंबर क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है। ठीक है, तो वह बिंदु लेंस का कौन सा होगा, है ना। कोई भी प्रकाश किरण है, मान लीजिए कोई एक प्रकाश किरण है, ठीक है, उसको हम लोग लेंस, मान लो ये हमारा कोई एक लेंस है, मान लो ये हमारा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस है, तो हम लोग प्रकाश किरण को किसी लेंस के भीतर में जैसे ही प्रवेश कराते हैं तो क्या होता है, किसी बिंदु से बिना विचलन के गुजर जाती है। मतलब कोई भी इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, या फिर ऐसे भी हो जाना चाहिए, लेकिन ये बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। वह जो बिंदु है वह लेंस का कौन सा बिंदु होना चाहिए। हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण किसी लेंस से होकर के गुजरती है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपनी चाल से विचलित हो जाती है, लेकिन यहाँ पर विचलन नहीं होता है। तो बताना है वह बिंदु कौन सा होगा, वह बिंदु कौन सा होगा। वह बिंदु प्यारे साथी प्रकाशिक केंद्र होगा, तो इसको नोट कर लो। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता -10 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। चलिए इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कमेंट करके। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, P बराबर 1/F, और यहाँ पर आपको P बराबर दे दिया गया है -10 डायोप्टर। तो बताइए, चलिए फोकस दूरी क्या निकलेगी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है कि P बराबर में 1/F होता है ना, और P बराबर -10 डायोप्टर दे रखा है। और फोकस दूरी क्या निकलेगी भैया, मीटर में निकाल के बताइए, मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में क्या निकलेगी फोकस दूरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है। मेरे प्यारे साथी यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है। तो यार जब मेरे पास कोई विद्युत चालक है, मेरे पास कोई विद्युत चालक है, ठीक है, और मैंने क्या किया, उसके प्रतिरोध का मान की गणना करने का प्रयास किया, तो क्या पता चला कि जो इसका प्रतिरोध है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो देखो, चालक के पदार्थ के घनत्व, चालक का आकार, चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो उस हिसाब से ऑप्शन से अगर मैं बात करता हूं तो बी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। चालक के पदार्थ का घनत्व, इस पर आपका निर्भर करता है क्या, आपका विद्युत चालक का प्रतिरोध। ठीक है भाई, तो यहां तक कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने आज जो डिस्कस किए इस क्लास में ना, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करना। ठीक है, अगर आपको अपने 25 फरवरी का डर समाप्त करना ना विज्ञान का, तो मेरे प्यारे साथी, तो आपके लिए मेरी पूरी टीम ने मिलकर प्यारे साथी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए तैयार की है। देखो यार, आपके हितेश भैया तो आपको पता ही कि आपके क्लास में लगे हुए हैं, प्रॉपर आपको क्लासें दे रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से नंबर लाएं। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भैया उनको चाहिए है कि भाई साहब मुझे भैया जी आप बस कैसे भी करके नोट्स दे दीजिएगा। मेरे पास नोट्स नहीं है, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है ना प्यारे साथी, याद रखना, आप लोग कितने भी अच्छे से वीडियो देख लो, कोई भी वीडियो देख लो, लेकिन नोट्स अगर आपके पास नहीं है ना, और आपके पास वह चीज़ें नहीं हैं जिनसे आपके पेपर में पूरे नंबर आएंगे, तो याद रखना आपके नंबर अच्छे नहीं आने वाले।
इसीलिए यार मेरी पूरी टीम ने मिलकर प्यारे साथी आपके लिए बोनस टिप रेडी कर दी है। देखो यार, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी छात्र को हम 100 रुपये 200 रुपये का कोर्स सेल करें, इसलिए हमने बिल्कुल ही ना मात्र की चीज़ें देने का प्रयास किया। मतलब हम इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। और एक बात समझना, 100 से ज़्यादा MCQ आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। 10 से ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। और प्यारे साथी, अगर मान लो आपने साइंस की ई बुक ले ली, आपने अगर साइंस की ई बुक ले ली, प्राइस कितना रहेगा, मात्र 15 रुपये रहेगा, है ना। और इसको लेने के बाद जो भी प्यारे साथी पहले बहुत निराश हो रखे होंगे, टेंशन में होंगे कि भैया जी मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, मैं क्या पेपर में पढ़ूंगा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो यार 15 रुपये का एक बर्गर भी नहीं आता है। इस बात समझने को कोशिश करना, 15 रुपये में 2 समोसे भी नहीं मिलते आज के समय में। लेकिन मेरे प्यारे साथी, आपके भैया और आपकी टीम ने, उनकी टीम ने मिल करके सभी छात्रों के लिए ई बुक एक बिल्कुल नामात्र के प्राइस पर देने का फैसला कर लिया है। और यह ई बुक उन सभी छात्रों के लिए जो गांव से बिलोंग करते हैं, विलेज से आते हैं, उनके पास इतना अमाउंट नहीं है 700 से 800 पे करने का, तो उनके लिए ये चीज़ मैंने रेडी की है। मैं चाहता तो इसको महंगी में बेच सकता था, मुझे 10 से 15 स्टूडेंट्स मिल ही जाते जिनको मैं सेल कर देता एक दिन के अंदर। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे हर एक छात्र तक मेरी ई बुक पहुँचे। ई बुक मिलेगी कहाँ से प्यारे साथी? तो ई बुक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या किया है, मेरी पूरी टीम ने हर एक सब्जेक्ट का लिंक डाल दिया है। हिंदी का लिंक पड़ा है, ठीक है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना आप लोग, है ना, जो भी क्लास को देख रहे हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है, साइंस का, और जिसकी भी आपने ई बुक ले ली ना, उसका पूरा डर समाप्त कर देगी ये आपकी ई बुक, ठीक है। इस ई बुक का जो प्राइस है प्यारे साथी, हर सब्जेक्ट का मात्र 15 रुपये है, और 15 रुपये में 2 समोसे भी नहीं मिलते हैं, तो ई बुक मिल जा रही है, तो इससे क्या ही बेहतर है। और जो चीज़ें हम लोग दे रहे हैं, इसमें आपको पूरे YouTube पर ऐसी कोई चीज नहीं दे रहा होगा। ये ई बुक आपके 1 घंटा पहले तक आपके पास रहेगी। जब जिस दिन आपका 25 फरवरी को साइंस का पेपर होगा ना, उसके 1 घंटा पहले तक ये ई बुक आपके फ़ोन में रहेगी। कभी भी कहीं पर भी जा रहे हो, बस फ़ोन खोलो और सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो एक बार जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिल जाएगी, है ना। जो जाकर एक बार देखना और अच्छे से चीज़ों को देखना, और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको एकदम ना मुफ्त में समझो देने का मैंने फैसला कर लिया है, ठीक है। तो जाना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके जरूर देखना। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ, वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर, है ना। और सभी लोग देखना यार, अगर आप ई बुक ले लोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और 10 से ज़्यादा वायरल पेपर आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। देखो यहाँ पर बात करते, वापस आते क्वेश्चन पर। फिलहाल तो अगर मैं वर्णात्मक क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो देखो यार, वर्णात्मक क्वेश्चन में क्या होता है, सिंपल से कुछ नहीं होता कि सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बायो में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और हमारे फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। बस इतना समझना है हमारे लिए। और एक और चीज़ समझनी है कि भैया जी केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में हमारे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वह कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमको तैयार करने हैं 2026 के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन नोट करो। सबसे पहला क्वेश्चन संतुलित रासायनिक समीकरण। यह क्वेश्चन ना, संतुलित रासायनिक समीकरण वाला, यह क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में आता है, और इस बार देख लेना, ये जरूर क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। और मेरे प्यारे साथी, आपके हितेश भैया ने ई बुक के अंदर सारे क्वेश्चन डाल रखे, डायग्राम वाले साइंस के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले सारे क्वेश्चंस, है ना। इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, इंपॉर्टेंट MCQ, 10 से ज़्यादा वायरल पेपर, सारी चीज़ें मात्र 15 रुपये में मिलेंगी। और अभी सिर्फ ये 15 में मिल रही हैं, कुछ समय बाद हम भी इसका प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको भी चीज़ें आगे बढ़ानी है। समझ में आया? तो अभी बहुत मिनिमम अमाउंट में हम लोग मतलब दे रहे हैं। तो यार, अगर आप इतने में भी सोच रहे हो ना, तो याद रखना कि लाइफ में आपको जब आगे बढ़ोगे, कुछ करोगे, तो वहाँ पर बहुत सारा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पर इतना सोचोगे तो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिलहाल हमने सिर्फ ये सोचा है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत महंगा कोर्स नहीं ले सकते, उनके लिए ये हमने बनाया है। 15 रुपये में कुछ भी नहीं होने वाला यार, एक बात समझ लेना। फिलहाल जाना, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन जरूर करके देखना, है ना। फिलहाल वापस आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण वाला। ये आपके केमिस्ट्री के हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आप ये सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन तैयार करो, है ना। फिर मैं आपको आगे के संतुलित रासायनिक समीकरण वाला एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं।
तो यहाँ पर देखो अंतिम क्वेश्चन हमारा है संतुलित रासायनिक समीकरण का, है ना, जहाँ पर हमें जो भी हमारी रासायनिक समीकरण होती है उसको हमको संतुलित करना होता है। क्या करना होता है, हमको रासायनिक समीकरण को बैलेंस यानी कि संतुलित करना होता है, और 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहाँ पर देखो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहे होंगे, और इसीलिए जो भी छात्र इन विज्ञान के, इन हिंदी के, इंग्लिश के हर सब्जेक्ट के वायरल पेपर को देखता है, मेरी गारंटी है कि आपके बेहद अच्छे नंबर आएंगे अगर आपने केवल इन क्लासों को देखा। और मेरे प्यारे साथी, अगर आपने हितेश भैया की अपनी बात मान ली और मात्र 75 रुपये में आपने सभी सब्जेक्ट की ई बुक ले ली आज की इसी वीडियो के अंदर, है ना, डिस्क्रिप्शन में जाना, सभी सब्जेक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल मत सोचना यार, क्योंकि मैंने हर इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डाल रखी है आपके लिए। फिलहाल सभी लोगों से निवेदन है भाई, सभी लोग जाइए, अभी मैं बहुत मिनिमम अमाउंट में दे रहा हूँ 15 रुपये में। कल के दिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं भी इसका प्राइस बढ़ा दूंगा। फिलहाल एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके आप लोग ज़रूर देखना, 100 से ज़्यादा चीज़ें, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 10 से ज़्यादा वायरल पेपर, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको ई बुक में मिल रही हैं। ठीक है, एक बार जाना जरूर देखना। फिलहाल तो 2-2 नंबर वाले ये 2 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, जो कि आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया करके, है ना, पीएच मूल्य क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से जब 7 के बीच में होता है तो ये हमारा अम्लीय नहीं होता, अम्लीय होता है। ठीक है, जब 0 से अधिक होता है ना, 0 से 14 के बीच में होता है, 1 मिनट, 0 से 7, 0 से -7 के बीच में, ठीक है, और 0 से जब +7 के बीच में होता है तो ये हमारा क्षारीय होता है। ये कौन, ये पीएच मूल्य की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, पीएच मूल्य की। दैनिक जीवन में इस पीएच मूल्य का महत्व बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखो। 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर वाला, और यहां पर देखो यार 6 नंबर के 2 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अगर मैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की बात करता हूं सबसे पहले, तो वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में केमिस्ट्री में जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें जो संक्षिप्त टिप्पणी वाला जो क्वेश्चन आएगा प्यारे साथी, उसको जरा ध्यान से देखना। संक्षिप्त टिप्पणी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल 2-2 नंबर वाली जो टिप्पणियाँ होती हैं, इनको अगर आप सिंपल से तैयार कर लेते हो तो ये हर साल पेपर में आती हैं। सजातीय श्रेणी, साबुनीकरण, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एसिटीकरण अभिक्रिया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो कि हमारे दे ही रखे हैं, है ना, कार्बन की दहन अभिक्रिया, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, इसके अलावा संकलन अभिक्रिया। तो ये सभी टिप्पणी आप जरूर तैयार कर लेना, है ना। अगर मैं अपने 6 नंबर के अथवा वाले क्वेश्चंस की बात करता हूं, जो कि हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है, तो इस तरीके से प्यारे साथी यहाँ पर आप लोगों ने, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को समझा होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह हमारी बायोलॉजी है, और आपको मैं बायोलॉजी कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कि जब आप पेपर देने बैठोगे ना, तो आपको बायोलॉजी के हर एक क्वेश्चंस को लिखने में आपको कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी। देखो यार, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो पेपर में आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बायो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले डेफिनीशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा पाचन तंत्र की परिभाषा, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा, ठीक है, आपको जीव जनन कैसे करते हैं, कायिक जनन। तो ऐसी छोटी छोटी डेफिनीशन वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, है ना। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है बताइएगा, उदाहरण सहित संक्षेप में समझाइए, है ना। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हमारी हैं, तो वह सारी परिस्थितियां यहां पर आपको बतानी है। ठीक है, अगर मैं अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखो आपको जो अगला क्वेश्चन मिलेगा उसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक क्यों है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है
ठीक है, फिलहाल इसको आप नोट करिए। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन पेपर में कि प्यारे साथी ये क्वेश्चन तो हमारे दोनों 2-2 नंबर के आएंगे पेपर में, लेकिन आपको जो दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा बायोलॉजी का, मेरी बात अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जो आपको बायोलॉजी में दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्यारे साथी, वह क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। यानी ये जो क्वेश्चन आपको पेपर में 6 नंबर देखने को मिलेगा, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक बात मेरी आप समझ लेना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बायो में क्या होगा, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस तो 2-2 नंबर के होंगे, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन आपका प्यारे साथी आएगा वह आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, कितने नंबर का? 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो यहां पर देखिए, आपको आगे बताते हैं, बात करते हैं भाई कि आगे जो प्रश्न आएंगे ना पेपर में, वो हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। पेपर में बायो के और आपको फिजिक्स के थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर आपने उनको बेहतर तरीके से समझकर तैयार कर लिया तो आपका हर एक जो भाग है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उसमें आप बहुत अच्छे से पकड़ बनाएंगे और बहुत अच्छे से आप अपना पेपर देकर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं अपने 6 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो 6 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको 2 तरीके से लगभग फिजिक्स में भी, बायो में भी और आपको केमिस्ट्री में भी 2-2 तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बायो की बात करता हूं तो देखो यार, बायो में क्या होगा कि आपको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम के कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि यकृत क्या है, इसके प्रमुख कार्य बताइए। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो 7वां क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, वहीं अगर मैं अपने अथवा वाले दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि हृदय क्या है ना, एक लेख द्वारा, आगे देखिए यहां पर थोड़ा सा, एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन। और मेरे प्यारे साथी, जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि आप अगर इन चीज़ों को अगर आप नोट करते चलेंगे तो डेफिनेटली किसी भी क्वेश्चंस में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका उपखंड गा चुका है, और जब आप अपना पेपर पूरा करते चलेंगे एक साथ तो चीज़ें आपके साथ ऐसी होती जाएंगी कि आपको लगेगा ही नहीं आपका पेपर कितने समय में हो गया है ना। सेम टू सेम अगर आपने चीज़ें अच्छे से समझी और इनको नोट किया तो डेफिनेटली आप बेहतर स्कोर करके आएंगे। तो उपखंड गा की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री फिजिक्स पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया? फिजिक्स। तो देखो फिजिक्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना भाई, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा प्यारे साथी वह आपका डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन होगा। अब बहुत सारे बच्चों को डेरिवेशन नहीं पता होता क्या होते हैं। देखो डेरिवेशन में आपको डायग्राम आपको बनाने के लिए आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन वाला क्वेश्चन बनता कैसे? देखो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाया जाता है और साथ ही साथ इसमें कुछ आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो बस ये 2 चीज़ें करने से वह क्वेश्चन आपका बन जाता है डेरिवेशन वाला। ठीक है, मतलब जिसमें डायग्राम भी बनाना पड़े और कुछ लिखना पड़े तो वह क्वेश्चन हमारा डेरिवेशन बन जाता है। और एक क्वेश्चन केवल डिफिनीशन टाइप वाला क्वेश्चन आता है जिसमें केवल लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर फिजिक्स वाले में आते हैं। जहां पर मैं अगर बात करता हूं तो न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे अंतिम क्वेश्चन डिफिनीशन वाले आते हैं। ठीक है, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है कि अवतल दर्पण से आपको अवतल दर्पण द्वारा क्या करना है, आपको यहां पर प्रतिबिंब बनाना है। सबसे पहला वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आपकी जब वस्तु रखी हो, दूसरा है जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी हो, है ना। तो आप इसको बाकायदा अच्छे तरीके से नोट कर लें और पेपर से पहले इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं जाने से पहले, पेपर देने से पहले मतलब इनकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लें, है ना। देखना ऐसे ही सारे क्वेश्चंस पेपर में आपके आएंगे। मैंने आपको बताया
अभी नहीं बताया, फिलहाल मैं बता देता हूं कि फिजिक्स जो होगी उसमें हर क्वेश्चन में आपके अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे। मतलब हर क्वेश्चन आपके दो दिए जाएंगे, दो में से किसी एक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं जो भी आपको आता हो, है ना। और मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल वाला है भाई। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से नोट करो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। बिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। किसी गोली दर्पण के वक्रता, केंद्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। 4 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अथवा में अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्ति को पार्श्व क्रम में संयोजित करने से क्या लाभ है। देखो पार्श्व क्रम कुछ नहीं होता है, पार्श्व क्रम यहाँ पर कर लूँ, पार्श्व क्रम कर लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन हमारा है ये हमारा डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है। मतलब इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो डेरिवेशन वाला क्वेश्चन हो गया। और ये वाला देख पा रहे होंगे कि इसमें हमको गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए और किसी गोली दर्पण के वक्रता, केंद्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। तो ये हमारा एक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है जहाँ केवल और केवल मुझे लिखना ही केवल और केवल पड़ेगा, ठीक है। और इसके पहले वाला हमारा न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां तक देखा कि मैंने 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए। अब मेरे प्यारे साथी मैं आपको ले चलता हूं अपने 6 नंबर वाले क्वेश्चंस की ओर कि पेपर में फिजिक्स के कैसे कैसे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई 10 नंबर में हमारा अंतिम क्वेश्चन है और फिजिक्स का ये हमारा लास्ट है, ठीक है। और मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर बेहतर स्कोर करना चाहते हैं प्यारे साथी और चाह रहे हैं कि मैं बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम अमाउंट पे करके भैया जी मैं बेस्ट चीज़ ले लूँ, तो यार आपके लिए हमारी पूरी टीम ने मिलकर जो वर्क किया है वह ई बुक में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ आपको 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके पेपर में डायरेक्ट आएंगे, है ना, और इम्पोर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर और हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत कम समय में 85 से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी मिस मत करना प्यारे साथी। 15 रुपए के 2 से कम जो समोसे मिलते हैं उससे भी कम प्राइस में आपको ये एक सब्जेक्ट की ई बुक मिल रही है। मात्र अगर आप साइंस की लेंगे तो मेरी गारंटी, हितेश भैया की गारंटी है कि यहाँ पर मैं आपको जो दे रहा हूँ ना, आपको लेने के बाद निराशा होएगी ही नहीं। 15 रुपये से ज़्यादा की चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। साइंस की ई बुक 15 रुपये की है और हर सब्जेक्ट की ई बुक का प्राइस प्यारे साथी 75 रुपये है, ठीक है। तो जाना और एक बार अच्छे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक वगैरह कर लेना। फिलहाल अगर मैं 6 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो देखो यार, इसमें भी वही कंडीशन होती है कि डेरिवेशन वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले और डेफिनेशन वाले 3 तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अपने 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। तो यार देखो, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये हमारा एक डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, ये हमारा एक डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है जहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको मतलब न्यूमेरिकल टाइप का भी होगा, ठीक है, जिसमें आपको तीनों न्यूमेरिकल टाइप प्लस डेफिनेशन वाला भी हो, ठीक है, जिसमें आपको डायग्राम भी बनाना हो। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना वो हमारा डेरिवेशन वाला होता है। तो ये आपका डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है और ऊपर वाला भी आपका एक डेरिवेशन वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। मेरी बातों को अगर आपने अच्छे से सीखा है, समझा है, ऊपर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिएगा। और देख लेना ये 2026 में क्वेश्चंस आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आज की इस क्लास के अंदर हमने साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया है ना। हर एक स्टूडेंट्स ने अगर इस क्लास को पूरा देखा है तो प्यारे साथी गारंटी है कि साइंस के क्वेश्चन पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। और अगर आपने एक बार हमारे द्वारा बनाई गई ई बुक आपने ले ली हर एक सब्जेक्ट की, तो आपको हर एक सब्जेक्ट से आपका डाउट, जो भी डर है, जो भी टेंशन है, वह दूर कर देगी ये ई बुक। क्योंकि ई बुक आपकी फ़ोन में रहेगी और फ़ोन में ही सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। कहीं पर जाना हुआ तो भी आपके पास नोट्स हैं, कहीं पर घूम रहे हैं तो भी आप फ़ोन में देखा, नोट्स खोल ली। तो मात्र 15 रुपये में प्यारे साथी एक सब्जेक्ट की आपको ई बुक मिल रही है। जाना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं, बाकायदा देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस क्लास के अंदर आपके हितेश भैया ने जो भी चीज़ें आपके
आपके सामने प्रस्तुत की, इनको नोट करना और पेपर से पहले इनको तैयार जरूर से करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस पेपर के सामने आपके सामने प्रस्तुत किए, है ना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप लोग भी अपनी तैयारी भाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा।